चलिए अब हम लोग देखते हैं रीजन ऑफ फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल जो था उसके क्या कारण था जिसके कारण वो फेल हो गया, या उसका क्या ड्रॉबैक था। सबसे पहला तो फेलियर ये था कि वो केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बताता था। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, मल्टी सिस्टम में जैसे हम लोग को पता था कि एक साथ पोजीशन, वेलोसिटी, एनर्जी जो है वो कैलकुलेट एक साथ नहीं किया जा सकता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक साथ ना ही वेलोसिटी, ना ही पोजीशन और ना ही एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो जो था बोर्स मॉडल, वो केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही कार्य करता है। जैसे हम बताए थे ना कि वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी का जो ये फॉर्मूला बोर्स साहब दिए थे, रेडियस का क्या दिए थे 0.53 और वेलोसिटी का 2.18, एनर्जी का -13.6, तो ये सब केवल जो है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए ही, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए ही एप्लीकेबल था, बाकी सब के लिए नहीं था। इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट कांट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन हाइड्रोजन, नहीं कर पाए। तीसरा चीज, वो सब ऑर्बिटल और ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में कोई बात नहीं की है। यानी सब ऑर्बिट क्या होता है, यानी एस, पी, डी, एफ, इसके बारे में कोई बात नहीं की है। प्लस जो सब ऑर्बिटल्स थे, जैसे एस के लिए एक होता है, पी के लिए 3 होते हैं, उसके बारे में भी वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं जिनका खुद का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो जो स्प्लिट करती हैं, एक से दो पार्ट में स्प्लिट डाउन होती हैं, उसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और सबसे बड़ा कारण कि ये जो है ना ही पार्टिकल नेचर को फॉलो कर रहा था और ना ही वेव नेचर को। डिब्रॉगली साहब बोले थे, डिब्रॉगली साहब क्या बोले कि जो पार्टिकल नेचर जो था वो बोर साहब दिए थे। तो पार्टिकल नेचर में वो बोले कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम में चारों तरफ क्या होता रहता है, एक डिफिनिट ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ऐसे 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 रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन डेविंसन डेविंसन और जर्मिनर, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वेव नेचर दिया था पार्टिकल का। वो क्या बोले थे कि जो इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ऐसे वेव के फॉर्म में क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। मतलब रोटेट बोल रहे हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगता है। और डिब्रॉगली साहब डुअल नेचर दिए थे। क्या दिए थे? डुअल नेचर दिए थे कि उसका वो खुद के ही एक्सिस पे ऐसे 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 मूव करता रहता है और उसका खुद का मास होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कंफर्म हुई। तो एक तो ये डिब्रॉगली साहब जो बात बोले उससे भी कंफर्म नहीं किया कि अपने एक्सिस पे। दूसरे ये जो डाविंसन और जर्मिनर जो बोले थे वेव नेचर के बारे में, उससे भी ये कंप्लीट नहीं किया। और तीसरा जो हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, उससे भी ये कंप्लीट नहीं किया पाया। यानी पहला तो डिब्रॉगली बोले थे कि अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, और बोर साहब क्या बोले कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डिफिनिट ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन डिब्रॉगली साहब बोले कि एक जगह पे रिवॉल्व करता है। उसके बाद डैविंसन और जर्मर साहब आए, वो बोले कि एक वेव नेचर के फॉर्म में रिवॉल्व करता रहता है। और हैसनबर्ग आके बोले कि नहीं, वेलोसिटी और मोमेंटम यानी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ तो कैलकुलेट नहीं हो सकता है। तो उन सारी चीजों से बोर साहब का जो ये मॉडल था ये फेल कर गया, उन सारे चीज से को रिलेट नहीं कर पाया, कंपिटिट नहीं कर पाया, जिसके कारण इनका ये वाला मॉडल फेल कर गया बोर साहब का। बात समझ में आई? इसमें एक चीज और याद रखने वाला है कि जो डुअल नेचर था पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का यानी पार्टिकल का जो डुअल नेचर था वो डिब्रॉगली साहब दिए थे। वेव नेचर डाविंसन और जर्मियर दिए थे, और पार्टिकल नेचर जो है वो बोर साहब दिए थे। ये चीज को याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये था ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल या रीजन ऑफ फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। चलिए, इसको छोटा सा चीज है, इसको समझिए। वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल ऐसा मॉडल होता है जो कि डुअल नेचर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन वेव मैकेनिक्स में जो डुअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। ये एक 3D मॉडल होता है जिसको वर्नर हेसनबर्ग और अर्विन स्क्रॉडिंगर ने 1926 में एक 3D मॉडल जो है प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे वेव लाइक फॉर्मेशन करते करते क्या करता है, मूव करता है। यानी वेव की तरह जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ है वेव जैसा फंक्शन, वेव जैसा वेव बनाते हुए रिवॉल्व करता रहता है। तो ये प्रपोज्ड मॉडल था वर्नर हेसनबर्ग और अर्विन स्क्रॉडिंगर द्वारा। यहाँ लिख देते हैं अर्विन जो भी होगा स्क्रॉडिंगर, वर्नर हेज़नबर्ग, इन दोनों के द्वारा 1926 में एक मॉडल, यही मॉडल वेव मैकेनिकल मॉडल प्रपोज किया गया। और बाद में जो स्क्रॉडिंगर साहब थे वो इस पूरे मॉडल को एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉडिंगर्स इक्वेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स। स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, बाद में यही जो इनका थ्योरी था ये क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एटम के नाम से जाना गया। समझ बात है? तो ये आपको समझने के लिए है, इसको आपको इतना कोई जरूरी नहीं है। ये बस वो स्क्रॉडिंगर का इक्वेशन है जो कि वो वेव मैकेनिक्स के लिए दिए थे। इस इक्वेशन में जितने भी साइंस है, जैसे ये जो साइन देख रहे हो ये वाला, इसको बोलते हैं साई। इसको क्या बोलते हैं? साई, जो कि वेव फंक्शन है, यानी वेव का जो हाइट होता है ना, एम्पलीट्यूड, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो ये E है ये क्या है? टोटल एनर्जी है। ये क्या है? टोटल एनर्जी। ये जो V है ये तुम्हारा है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को आगे चल के जब और किया गया इसमें, इसी को आगे और अगर सॉल्व करोगे तो एक आगे ये स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे ये जो आया ना, अब इसमें ये जो ये देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं लैप्टिनन ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर। इसमें जो साई होता है ना, साई यानी वेव का एम्पलीट्यूड, वेव का हाइट, वेव का फंक्शन, वो का कुछ सिग्निफिकेंस है, उसको बताते हैं। ये जो साई होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन का जो प्रेजेंस है उसको ये आइडेंटिफाई करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है उसके बारे में हम लोग को, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो तुम वेव बनाते हो तो वो वेव नीचे ऊपर कहीं भी जा सकता है, नीचे भी कोऑर्डिनेट के नीचे भी, कोऑर्डिनेट के ऊपर भी। तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, यानी साई जो है वो पॉजिटिव में होगा, और नीचे जाएगा तो निगेटिव में होगा। साई क्या होगा? निगेटिव में होगा। समझ में बात आई? तो ये हो गया। अच्छा, साई स्क्वायर एक चीज होता है, साई स्क्वायर, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, वो साई स्क्वायर के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ बात है? अब इस पूरे वेव मैकेनिकल मॉडल का कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। पहला पॉइंट ये है आपके सामने कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटिसाइज्ड। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो
कुछ सर्टेन वैल्यू होगा, यानी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगा एटम के अंदर, पहला पॉइंट। दूसरा कि हम लोग वेलोसिटी, जो हम पहले बताए कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ वेलोसिटी तो एक साथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं पता कर सकते हैं। तीसरा बात बताया कि ये जो वेव फंक्शन होता है, यानी ये जो साई होता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी वेव फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल को। क्वांटिजाइजेशन ऑफ एनर्जी इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ वेव नेचर ऑफ एटम। एटम के अंदर जो वेव नेचर, एटम का जो वेव नेचर होता है ये वाला, इसके जो एनर्जी जो क्वांटिफाइड होते हैं उसके कंसिक्वेंसेस को भी ये बताता है। वेव फंक्शन जो होता है वो सारा, ये जो वेव फंक्शन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर, उसका इंफॉर्मेशन क्या है, वो सारा इसी साई की मदद से ही पता चलता है। इसी वेव फंक्शन, जो वेव एम्पलीट्यूड है, इसी की मदद से एटम के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन का, वो सारा यही साई जो है आपको रिप्रेजेंट करता है। यही साई आपको सारे इंफॉर्मेशन के बारे में लोकेट करता है। पर समझ में? ये था आपका वेव मैकेनिकल मॉडल और स्क्रॉडिंगर इक्वेशन। स्क्रॉडिंगर इक्वेशन कौन सा हुआ? ये वाला पूरा। समझ बात आई?